हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनका एजुकेशन हब और मैं हूं पूनम कौशिक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। आज बच्चों हम लोग हमारे मनोविज्ञान में एक इतने बढ़िया मनोवैज्ञानिक को पढ़ने वाले हैं कि जिन्होंने लर्निंग के जो भी सिद्धांत दिए हैं उन सब में एक मील का पत्थर हमारे बीएफ स्किनर हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बीएफ स्किनर जी को पढ़ने वाले हैं। इनसे पहले हम थॉर्नडाइक, पावलव और बंडूरा जी को भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से आज की क्लास को हम लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर से बच्चों एक दो क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आ रहा है और इनके जो सिद्धांत है, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया उसका नाम पूछा जाता है, किस पर प्रयोग किया ये सब पूछा जाता है, किस वर्ष में इन्होंने सिद्धांत दिया ये सब पूछा जाता है। तो इनसे जुड़ी हुई पहले हम कुछ बेसिक सी चीजों को देखेंगे और फिर इनके प्रयोग को भी हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो बीएफ स्किनर बच्चों एक मौलिक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि मौलिक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। ठीक है, इन्हें इस नाम से भी जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि मौलिक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक किसको जाना जाता है, तो हमारे बीएफ स्किनर महोदय जी को जाना जाता है। इनका जो सिद्धांत है बच्चों, इनका जो सिद्धांत है उसका क्या नाम है? सिद्धांत का नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत या अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, अधिगम सिद्धांत। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है हमारी सीडीपी के अंतर्गत। चाहे आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हो, रीट का एग्जाम दे रहे हो, हरियाणा टेट का एग्जाम दे रहे हो, बिहार, एमपी, कोई भी स्टेट का आप टेट दे रहे हो और उसमें अगर सीडीपी आ रही है, हमारे होम साइंस में भी, यूजीसी नेट एजुकेशन में, साइकोलॉजी में, ये इतना बेहतरीन टॉपिक है जो हर बार पूछा जाता है। अगर आप ये आज ये पूरी वीडियो आप लास्ट तक देखोगे तो आई एम श्योर कि आपके 4-5 नंबर कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया? बीएफ स्किनर जो कि एक मौलिक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। इनका जो सिद्धांत है बच्चों ये है इनका क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। अभी सिर्फ मैंने ये बताया, अब हम इनके बारे में थोड़ी चीजें देख लेते हैं, तब हम इनके प्रयोग पर आएंगे और इनके सिद्धांत को और किस किस नाम से जाना जाता है हम ये सारी चीजें भी सीखेंगे। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 20 मार्च 1904 को। ठीक है, मृत्यु हुई है इनकी 18 अगस्त 1990 को। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, कई बार मैचिंग के लिए आ जाती है। अगर खास तौर पे हम यूजीसी नेट का अगर हम पेपर को देखें तो उसमें मैचिंग के लिए बहुत ज्यादा आता है, तो हमें कुछ भी क्लू पता होगा तो हमारा क्वेश्चन लगभग सही हो जाता है। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ है बच्चों 1904 में और मृत्यु हुई है 1990 में। ठीक है, नागरिकता कहाँ इनका जन्म हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था और वहीं की इनकी नागरिकता भी थी। तो बीएफ स्किनर भी अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक की तरह, लेकिन जो पावलव थे वो हमारे एक रशियन मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, आपको ये सब चीजें भी पता होनी चाहिए। कार्य क्षेत्र क्या है बीएफ स्किनर जी का? तो मिनेसोटा विश्वविद्यालय कहाँ है एक बार आप मुझे कमेंट करके बताना। इंडियाना विश्वविद्यालय और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इन्होंने एक प्रोफेसर के रूप में काम किया, एक मनोविज्ञान के टीचर के तौर पर इन्होंने अपना वहां काम किए हैं। ठीक है, तो मिनेसोटा विश्वविद्यालय, इंडियाना विश्वविद्यालय और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इनके कार्य क्षेत्र रहे। प्रयोग किस किस पर किए हैं इन्होंने? तो बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट है। ठीक है, और मैंने सारी चीजों को ही लिखा है। इनके प्रयोग बच्चों चूहों पर है, कबूतर पर है और मानव शिशुओं पर भी इनके प्रयोग हैं। अधिगम के क्षेत्र में जो इनके प्रयोग हैं वो चूहों और कबूतर पर है। ठीक है, जो इनकी थ्योरी जब हम पढ़ते हैं इनके प्रयोग के तो वो चूहों और कबूतर वाली हम पढ़ते हैं। चूहों पर जो इन्होंने रिसर्च किया उसको स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। कबूतर पर जो प्रयोग किया वो भी बच्चों
क्रिया प्रसूत अनुबंधन बॉक्स के नाम से जाना जाता है। और मानव शिशुओं पर जब इन्होंने प्रयोग किया तो उस बॉक्स को जो नाम दिया इन्होंने वो बेबी टेडर के नाम से इन्होंने नाम दिया। और ये जो मानव शिशुओं में जो बात हो रही है तो बीएफ स्किनर ने बच्चों खुद की बेटी पर ही रिसर्च किया था। ठीक है, खुद की बेटी पर ही इन्होंने प्रयोग किया, मानव शिशुओं में इन्होंने खुद की बेटी पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी बनेगा कि ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अपनी बेटी पर प्रयोग किया, तो हमारे बीएफ स्किनर महोदय हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब इनके बारे में हमें जानना है कि इन्हें पुरस्कार कौन कौन से मिले थे। तो इनको 5-6 पुरस्कार मिले हैं, लेकिन ये 3 को मैंने लिखा है जो कि पूछे जाते हैं रिपीटेड वे में। ठीक है, तो पहला जो इनका पुरस्कार है बच्चों, इसको इंग्लिश में ही लिखना, मैंने इंग्लिश में इसीलिए लिखा है ताकि आप हिंदी में ना लिखो, क्योंकि मैं हिंदी में लिखूंगी तो आप भी हिंदी में लिखोगे। तो नेशनल मेडल ऑफ साइंस, नेशनल मेडल ऑफ साइंस अमेरिका में मिला इनको। कैरियर अवार्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ 1974 1974 और नेशनल मेडल ऑफ साइंस 1968। ठीक है, तीसरा डिस्टिंग्विश्ड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन अवार्ड 1958 में इनको मिला है। और एक चीज बच्चों, ये जो इनका सिद्धांत है ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी जो है इनकी, इन्होंने इसको 1938 में दिया है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि स्किनर ने अपना क्रिया प्रसूत का सिद्धांत कब दिया, तो सन 1938 में इन्होंने अपनी ये थ्योरी दी थी। ठीक है, नेशनल मेडल अवार्ड मिला है 1968 में, कैरियर अवार्ड मिला है 1974 में, और बच्चों साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन का अवार्ड मिला है इनको 1958 में। ठीक है, अब इनकी जो फेमस दो बुक हैं, जो इनकी फेमस दो बुक हैं वो मैं आपको बताती हूँ, एक दो और हैं वो भी मैं भी आगे लिखवा दूंगी। ठीक है, तो द टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, द टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग इनकी पुस्तक का नाम है। फिर है बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों और हर बार पूछी ही जाती है कि ये किसकी है या फिर किसी और की मिलान को आएगी। तो अगर आपको ये दोनों याद होंगे तो आप समझ जाओगे कि अरे ये तो स्किनर महोदय की है और आपका क्वेश्चन गलत होने से बच जाएगा। ठीक है, तो द टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग और बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी ये हमारी रचनाएं हैं, इनकी पुस्तक है बीएफ स्किनर की। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन और बनता है कि बीएफ स्किनर का पूरा नाम क्या है बच्चों, तो इनका पूरा नाम है ब्यूहरस फेडरिक स्किनर। ठीक है, क्या है इनका पूरा नाम, ब्यूहरस फेडरिक स्किनर। तो इनका पूरा नाम पता चला, इनका सिद्धांत क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत पता चला, कब दिया, 1938 में दिया। कैसे मनोवैज्ञानिक है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। किस क्षेत्र में सिद्धांत दिए, अधिगम के क्षेत्र में इन्होंने सिद्धांत दिए। जन्म 1904 में हुआ, मृत्यु 1990 में हुई, नागरिकता अमेरिका की है, कार्य क्षेत्र मिनेसोटा विश्वविद्यालय, इंडियाना विश्वविद्यालय और हार्वर्ड विश्वविद्यालय। प्रयोग किस किस पर किए, चूहों पर, कबूतर पर और मानव शिशुओं पर। मानव शिशुओं में इन्होंने खुद की बेटी पर ही प्रयोग किया। पुरस्कार ये और रचनाएं ये, इतना सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब इनसे जुड़ा हुआ जो हमारा टॉपिक बनता है एग्जाम में कि ये जो इनका सिद्धांत है ये अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो बीएफ स्किनर की जो थ्योरी है वो अन्य किस नाम से जानी जाती है, अब हम वो देखेंगे। उनके देखो बच्चों, अब मैंने यहाँ पर लिखा है इनके सिद्धांतों के नाम को, फटाफट से देख लेते हैं। तो बीएफ स्किनर की जो थ्योरी है क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत या फिर अनुबंधन का सिद्धांत, जो कि इन्होंने 1938 में दी, इसके अन्य नाम ये हैं, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, क्रिया सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, आरएस थ्योरी, साधनात्मक अनुबंधन थ्योरी, कार्यात्मक अनुबंधन थ्योरी, नैमित्तिकी अनुबंधन थ्योरी या सिद्धांत। ठीक है, दोनों चीज लिख दिए हिंदी इंग्लिश में जो आपको ठीक लगे। आर थ्योरी और ओसी थ्योरी, ओसी मतलब ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी और आर रेस्पॉन्स और रिक्रिएशन थ्योरी या रेस्पॉन्ड थ्योरी। ठीक है, अब ये हो गए इसके नाम। तो प्रश्न किस प्रकार से बनेगा,
प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि आपसे पूछा जाएगा नैमित्तिकी अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, ऑपरेंट कंडीशनिंग हमने पढ़ा, और हम कह रहे हैं कि ये तो होता ही नहीं, किसी और का होता होगा, तो स्किनर हमने काट दिया और दूसरा गलत आंसर हमने लगा दिया। यहां हमारी गलती होती है। और एक चीज और, एक और बनता है रिक्त अनुबंधन सिद्धांत, बंधन सिद्धांत। ठीक है, ये भी पूछा जाता है बच्चों बार बार कि रिक्त अनुबंधन का जो थ्योरी है वो किसने दी, तो वो भी हमारी स्किनर महोदय ने दी। तो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, RS सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन थ्योरी, कार्यात्मक अनुबंधन थ्योरी, नैमित्तिकी अनुबंधन थ्योरी, RR थ्योरी, OC थ्योरी और रिक्त अनुबंधन सिद्धांत, ये सारे के सारे हमारे इनके एक ही सिद्धांत के नाम है और इन सबको 1938 में ही दिया है, क्योंकि ये अन्य नामों से जाना जा रहा है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा स्किनर महोदय ने बच्चों एक सिद्धांत और दिया, वो दिया उन्होंने 1954 में। कब दिया? 1954 ईस्वी में दिया। कौन सा था? अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। ठीक है बच्चों, और इसको ही दूसरे नाम से कैसे जानते हैं हम? रेखीय सिद्धांत। लाइनर प्रोग्राम और प्रोग्राम लर्निंग दोनों लिख दे रही हूं। लाइनर प्रोग्राम लर्निंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो ये दिया है हमें स्किनर महोदय ने 1954 में। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, जिसे कि हम प्रोग्राम्ड लर्निंग के नाम से जानते हैं, रेखीय सिद्धांत जिसे हम लाइनर प्रोग्राम लर्निंग के नाम से जानते हैं, ये हमें स्किनर महोदय ने दिया था। और कब दिया था? 1954 में दिया था। ठीक है, क्लियर हो गए? इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हमें जो बच्चों पढ़ना है वो पढ़ना है इनकी थ्योरी के बारे में। क्या पढ़ना है? इनकी थ्योरी के बारे में अब हमें पढ़ना है। अब हम देखते हैं इनका क्या प्रयोग था या ये सिद्धांत किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। अभी और एक दो टॉपिक हैं जो इन्होंने दिए हैं साइकोलॉजी के क्षेत्र में, वो भी मैं बताऊंगी। सबसे पहले अब हम देखेंगे इनका प्रयोग और इनका सिद्धांत कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इनके प्रयोग। ठीक है, प्रयोग, पहला प्रयोग इनका किस पर था? चूहा पर था। तो पहले हम चूहे वाला प्रयोग देखते हैं। इन्होंने क्या किया? एक बॉक्स बनाया। ठीक है, इस बॉक्स में इन्होंने एक चूहे को बंद कर दिया, यहां पर एक बटन लगा दिया। ये जो चूहा है ये है भूखा चूहा, और यहां से एक प्लेट है। ठीक है, ये है एक घंटी। ठीक है, ये है प्लेट और ये है बच्चों एक बटन या लीवर। अब क्या होता है कि स्किनर महोदय ने एक भूखे चूहे को बॉक्स में बंद कर दिया। इस बॉक्स को स्किनर बॉक्स के नाम से या फिर क्रिया प्रसूत बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जब भूखा चूहा इधर उधर भाग रहा है, अचानक से उसका पैर इस बटन पे दब गया। अब इस बटन पे जब चूहे का पैर दबा तो घंटी बजी, और जब एक घंटी बजी तो एक टुकड़ा रोटी का इस प्लेट में इस पाइप के थ्रू आ गया। जब यहाँ इसने देखा कि रोटी का टुकड़ा या खाना आ गया तो फटाफट से इसने खा लिया। अगली बार जब इसे फिर से भूख लगी तो फिर से भागने लगा इधर उधर, और फिर गलती से यहाँ उसका पैर दब गया, घंटी बजी और फिर प्लेट में खाना आ गया। इसी प्रकार से क्या हुआ, धीरे धीरे चूहे को लगा कि जब मैं यहाँ बटन दबाता हूं तो घंटी बजती है और घंटी के साथ ही मुझे खाना मिलता है। तो यहाँ पर चूहे को जो मिल रहा है वो पुनः बलन मिल रहा है। कैसे मिल रहा है पुनः बलन? यानी कि जब चूहा कोई क्रिया कर रहा है, उस क्रिया के बाद घंटी बजती है और घंटी के साथ उसे भोजन की प्राप्ति होती है।
यानी कि मान लो कि वो बहुत देर तक उछल कूद भाग दौड़ कर रहा था और उसके बाद भी उसे खाना नहीं मिलता, तो उसको क्या लगती, उसको निराशा हाथ लगती और वो हो जाता परेशान। लेकिन स्किनर महोदय मुख्य क्या बता रहे हैं कि जब हम किसी बच्चे को कोई फीडबैक देते हैं तो बच्चा उस फीडबैक के चक्कर में खुश हो जाता है और उसी क्रिया को बार बार दोहराता रहता है। जैसे कि मैंने एक छोटे बच्चे को, मानो मैं ट्यूशन ले रही हूँ और मैंने उस बच्चे को बोला कि अगर आप मुझे 2 का टेबल याद करके दे दोगे तो मैं आपको एक चॉकलेट दे दूंगी, ठीक है। तो उस बच्चे ने क्या किया, फटाफट से 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे याद करके मुझे सुना दिया। उसे पता है कि जैसे ही मैं सुनाऊंगा टेबल मैम को, मैम मुझे एक चॉकलेट देंगी। तो वो जो चॉकलेट है वो उस बच्चे के लिए एक पुनः बलन का काम कर रही है। और जब पुनः बलन हमें हमारे व्यवहार में जब हम कोई क्रिया करते हैं और उस क्रिया के द्वारा जब कोई पुनः बलन जुड़ता है तो वो हमारा जो व्यवहार है वो सीखना स्थायी हो जाता है, सीखना स्थायी हो जाता है। यही बात स्किनर महोदय कह रहे हैं कि किसी भी बच्चे के लिए फीडबैक होना जरूरी है, क्योंकि जब बच्चा एक स्टेप बढ़ता है और उसको खुशी मिल जाती है तो उस काम को दोबारा करना चाहता है, ठीक है। वो 3 का टेबल भी याद करके देगा मुझे, उसे पता है कि मैम चॉकलेट देंगी। तो पुनः बलन हमें एक ताकत के रूप में काम करने की शक्ति देता है। तो इस चूहे के साथ यही हुआ, ये हो गया चूहे का प्रयोग। इसके बाद हम देखेंगे इन्होंने जो कबूतर पर प्रयोग किया था वो क्या था। अब देखते हैं हम कबूतर वाला प्रयोग, ठीक है। देखो बच्चों, अब इनका प्रयोग हम देखेंगे कबूतर पर। सेम प्रक्रिया है, सेम प्रोसेस है, बस उन्होंने जानवरों को बदल कर देखा, पशु और पक्षी में अंतर करके देखा कि जब पशु सीख पा रहा है तो पक्षी भी सीख जाएगा, और जब पशु और पक्षी दोनों सीख पा रहे हैं तो मानव भी सीख पाएगा। तो इन्होंने सेम उसी प्रकार से बच्चों एक बॉक्स बनाया। इस बॉक्स में उन्होंने इस कबूतर को बंद कर दिया, कबूतर को बंद किया और यहाँ पे छोटा सा डॉट लगा दिया, ठीक है। और यहाँ से एक प्लेट थी। अब क्या हुआ, जो कबूतर था इधर उधर उछल कूद कर रहा था, भूखा था बिल्कुल चूहे की तरह, और गलती से इसकी जो चोंच थी, कबूतर की जो चोंच थी बच्चों, वो चोंच जो है इस बटन पर दब गई। और चोंच इधर उधर, जैसे कबूतर तो देखा ऐसे ऐसे ही करेगा, ढूंढेगा कुछ खाने के लिए, तो उसकी चोंच जो थी वो इस बटन पे, लीवर पे दब गई। और जैसे उसकी चोंच से ये बटन दबा तो यहाँ पर दाने आ गए, पाइप के थ्रू दाने आ गए, अन्न के दाने, बाजरे के दाने, जो भी आया हो उसको खाने मिल गया, उसको भोजन मिल गया और कबूतर ने उसको खा लिया। सेम उसी प्रकार चूहे की तरह ही जब ये प्रक्रिया बार बार दोहराई गई तो कबूतर क्या करता, भूखा कबूतर जाता, चोंच से दबाता, दाना मिलता और फटाफट से खा के भाई साहब वो तो सो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर स्किनर महोदय यही बता रहे हैं कि अगर उसकी क्रिया ऐसे समझेंगे हम, देखो कैसे, व्यवहार जब पुनः बलन में बदलता है, पुनः बलन में बदलता है तो सीखना स्थायी होता है। जैसा कि मैंने आपको भी पिछले वाले प्रयोग में बताया, सीखना स्थायी होता है, ठीक है बच्चों। तो कबूतर का और चूहे का यही प्रयोग है। अब इसके बाद जो स्किनर है इन्होंने बताया कि जो पुनः बलन होता है, इन्होंने बताया पुनः बलन। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि मनोविज्ञान में सबसे पहले पुनः बलन को कौन लाया, तो पुनः बलन को लाने का श्रेय मनोविज्ञान में किसका है, बीएफ स्किनर महोदय का है। इसके बाद ये बता रहे हैं कि पुनः बलन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सकारात्मक पुनः बलन, सकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है। और दूसरा है बच्चों नकारात्मक पुनर्बलन।
नकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है, तो स्किनर ने क्या बताया कि ये जो पुनर्बलन है दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। जो सकारात्मक पुनर्बलन है वो वही है कि जो बच्चे को मैंने चॉकलेट दी या चूहे या कबूतर को जो अन्न मिला, उसने जब व्यवहार किया, कोई क्रिया करी, रेस्पॉन्स किया, तो उसे उस रेस्पॉन्स में जो ऑपरेट कंडीशनिंग में जो उसे भोजन मिला वो उसके लिए पुनर्बलन, सकारात्मक पुनर्बलन मिला। सोचो अगर चूहे को या कबूतर को बार बार क्रिया करने पर भी भोजन नहीं मिलता तो वो दुखी होके या तो मर जाते या कोने में बैठे रहते, थोड़ी देर बाद मर ही जाना था उनको, क्योंकि जीव जंतु ज्यादा देर भूखे जीवित रह ही नहीं सकते। लेकिन जब उन्हें भोजन मिला तो उन्होंने उसी व्यवहार को दोबारा अपनाया। और नकारात्मक पुनर्बलन, अगर उनको कुछ नहीं मिलेगा तो उस काम को वो दोबारा करेंगे ही नहीं। क्या वो बार बार पागल थे जो इस बटन पे जाता, चोंच मारता, या वो चूहा अपना पैर दबाता? नहीं। तो सदैव सीखने में सकारात्मक पुनर्बलन काम करता है। तो हमें यह भी पता चला कि पुनर्बलन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले मनोविज्ञान में लाने का श्रेय किसको जाता है? हमारे स्किनर महोदय को जाता है। प्रोग्राम लर्निंग या भी क्रमित अनुदेशन विधि भी किसके द्वारा आई गई? स्किनर जी के द्वारा आई। कब आई? 1954 में आई। और क्रिया प्रसूत का सिद्धांत कब दिया? 1938 में क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया। अब इनकी ये जो सिद्धांत है इसका शिक्षा में क्या प्रयोग है? शिक्षा में प्रयोग किसका? इनके सिद्धांत का शिक्षा में क्या प्रयोग है? ठीक है, तो पहला प्रयोग क्या है? बच्चों को पहाड़े याद करने में सहायता करता है। पहाड़े याद करने में सहायक है। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या है कॉन्सेप्ट? दूसरा उनका जो व्यवहार है उसको स्थायी बनाता है। व्यवहार स्थायी होता है, व्यवहार स्थायी, व सीखना भी स्थायी होता है। सीखना भी स्थायी होता है। ठीक है, तीसरा क्या है? बालक स्वगति से या स्व इच्छा से, स्वगति व स्व इच्छा से सीखता है। ठीक है बच्चों, स्वगति और स्व इच्छा से कैसे? कि कुछ लोग होते हैं बैठे बैठे ही अपने पैर को हिलाते रहते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो बैठे बैठे ही बड़बड़ाते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि बैठे तो हम लोग के साथ होते हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं और ही होता है। तो ये होती है उनकी स्वगति या उनकी स्व इच्छा। ठीक है, तो पहाड़े याद करने में सहायक है, व्यवहार स्थायी व सीखना भी स्थायी होता है, स्वगति व स्व इच्छा से बच्चा सीखता है। चौथा है बालकों में धीमी गति से भी सीखने में सहायक होता है। धीमी गति से सीखना होता है। जैसे कि इनका जो प्रोग्राम लर्निंग था कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट के सामग्री आती है। जब बच्चा पहले स्टेप को कर लेता है तभी उसको दूसरा स्टेप मिलता है, तो बालक धीरे धीरे सीखता है। ठीक है, तो 5वें नंबर का इसका शैक्षिक महत्व क्या होगा? कि आदतों व मनोवृत्ति व इच्छा शक्ति स्थायी करता है। ये सिद्धांत स्थायी करता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा क्या होता है कि लघु पदों में सामग्री सीखती है, सामग्री को सीखता है बालक, सीखता
है। ठीक है, पांचवा, छठा और सातवां और आखिरी पॉइंट क्या है हमारा सातवां, कि प्रत्येक आयु वर्ग के बालक पर प्रभावी कार्य करता है, प्रभावी कार्य करता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इसका शैक्षिक महत्व इनके इस बीएफ स्किनर के सिद्धांत का। ये जितनी भी इनकी थ्योरी है मैं सारा का सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करूंगी, आप वहां से जाकर के भी अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते हैं हम एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, राधे राधे।